Hello, good morning everyone. So today we will discuss some important concepts from alternating current, chapter number 7 from NCERT. So let us start. First concept, the first formula for the current which is variable with respect to time. So जो हम नॉर्मल फार्मूला जो यूज़ करते हैं करंट के लिए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी कंसेप्ट के अंदर अगर हमने कॉस ओमेगा टी का फंक्शन यूज़ किया होगा तब भी चलेगा। कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा और साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे ग्राफ को, हमारे इनपुट वोल्टेज या फिर करंट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा? दोनों ग्राफ साइन के ग्राफ है तो इट मीन्स कि दोनों 0 से स्टार्ट होगा। सो ये लार्जर ग्राफ जो डॉटेड लाइन जो दिखाई है हमने, वो डॉटेड लाइन का ग्राफ होगा करंट के लिए, और उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज की वैल्यू हाई होगी तो वोल्टेज का ग्राफ होगा जो हमने सिंगल लाइन डार्क लाइन जो दिखाई है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। सो इसी ग्राफ के अंदर हमने अलग अलग टाइम पे, मतलब 1 कंप्लीट टाइम को दिखाया है, 0 to t देन t to 2t। सो 0 to t मीन्स हमने साइकिल 0 से स्टार्ट की अप टू हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचे t/4 टाइम के लिए, ये हाफ टाइम हो गया t/2, इसके बाद 3t/4 एंड देन टाइम t। सो ये 1 कंप्लीट साइकिल होगी। अब इसी वैल्यूज़ के लिए, इसी करंट एंड वोल्टेज की हम अगर हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए, मीन और एवरेज वैल्यू, देन मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई विच इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। mean value of current for this second half cycle which is equal to minus 2 I naught upon pi which is equal to minus 0.637 I naught। it means हमने यहाँ पे ये first half cycle and second half cycle की बात की है। so दोनों हाफ साइकिल में हमारे पास मीन वैल्यू होगी। फर्स्ट हाफ साइकिल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, द सेकेंड वन इज नेगेटिव हाफ साइकिल। सो फॉर अ कंप्लीट साइकिल मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 0। अब दोनों का एडिशन, मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब हमें आंसर कितना मिलेगा? 0। इसीलिए हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाली है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, एंड वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट। नाउ एसी सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर। अब पूरे सर्किट में हमने सप्लाई के साथ सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है, तब उस रेजिस्टेंस की कंडीशन में अगर हमारे पास बाकी के दो कंपोनेंट, इट मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर नहीं होगा, तब उस कंडीशन में हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, इस ग्राफ का, इस कंडीशन का कैसा होगा? इस कंडीशन में पोटेंशियल जो हमने बाहर से गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको हमने कांस्टेंट रखा है कि ये वैल्यू, ये पोटेंशियल हम सारे सर्किट के लिए यूज़ करेंगे, ओनली एल, ओनली सी, देन एल आर, सी आर, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए भी। हमारा पावर सप्लाई के लिए हमने ये एक वोल्टेज की इक्वेशन फिक्स करी है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होगी, सिर्फ इस रेजिस्टेंस का ही एक कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तब हमारे पास आई की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। Therefore effective resistance Z is equal to V by I which is equal to V naught by I naught which is equal to R। Simply सिंगल कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, इसलिए हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा Z is equal to R। इसी कंडीशन में पावर कितना होगा? V into I। V it means V naught sin omega t, I it means I naught sin omega t, so V naught I naught sin square omega t। so एवरेज पावर कितना होगा? हाफ V naught into I naught which is equal to V naught by root 2 into I naught by root 2 which is equal to VRMS IRMS। अब इस कंडीशन में हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। सो यहाँ से हमने जो एवरेज पावर निकाला, एवरेज फाइंड आउट करने की आपको मेथड भी पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना हो जाएगा? हाफ। ये हमने एक मेथड 1 कंप्लीट साइकिल के लिए यूज़ की थी। 1 कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रॉपर मेथड कौन सा होगा? 1/t इंटीग्रेशन 0 to t इंटू ब्रैकेट फंक्शन dt। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो इसीलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने ये एवरेज वैल्यू निकाली है हाफ। इसके बाद
इसी हाफ को हमने √2 इंटू √2 में कन्वर्ट किया। सो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया VRMS इंटू IRMS। सो जब भी आपको ओनली रेसिस्टिव सर्किट पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में हमें एवरेज पावर कितना मिलेगा, VRMS इंटू IRMS। नाउ AC सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर, अब सिर्फ सर्किट में कैपेसिटर होगा, तब उस कैपेसिटर की कंडीशन में हमारे पास V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, 90 डिग्री। और एक चीज़ आपको ओनली रेसिस्टिव सर्किट में बाकी थी बोलनी कि यहाँ पे अगर ओनली R सर्किट होगा तो इसके लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, V एंड I के बीच में 0, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होगा। सो ओनली कैपेसिटर के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस 90 डिग्री। सो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। सो करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। ये एक चीज़ आपको कौन सा फंक्शन कौन सी कंडीशन में लीड करेगा, करंट कब लीड करेगा, वोल्टेज कब लीड करेगा, ये कंडीशन सिर्फ आपको ये ग्राफ से पता चलेगा। अगर हमारे पास ओनली C सर्किट होगी, इट मीन्स हमारे पास 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, तब उस कंडीशन में हमारे पास करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस इंटू माइनस पाई बाई 2, इट मीन्स यहाँ पे प्लस 90 हुआ। आपको आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होगी, हमने जो यूज़ की थी। सो I लीड्स द EMF V बाई 90 डिग्री। सो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस, ये एक नया टर्म हमने सीखा था, XC, इट मीन्स कैपेसिटिव इन रिएक्टेंस 1/ωc विच इज़ इक्वल टू 1/2πf इंटू C। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। ये इससे क्लियरली पता चलेगा, अगर एक पोटेंशियल का हमारा ग्राफ साइन थीटा से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो बट ऑब्वियस करंट का ग्राफ हमारा 1 से स्टार्ट होगा, बिकॉज फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। सो ये ग्राफ, इसके बाद एवरेज पावर के लिए हाफ V0 I0 साइन टू ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालेंगे तब हमें इसके लिए फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 0। नाउ AC सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, अब सिर्फ इंडक्टर हमने कनेक्ट किया तो इंडक्टर के लिए फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री। सो अब इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि V लीड करेगा I से, मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट से, तब हमने यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन चेंज करके रखी है। आप करंट की इक्वेशन भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री भी लिख सकते हो। सो दोनों सिचुएशन सेम होगी। सो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। और यहाँ से एक नया हमें इम्पिडेंस का, मतलब ओनली L के लिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिला, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इज इक्वल टू ओमेगा L विच इज इक्वल टू 2πf इंटू L। अब इस कंडीशन में एवरेज पावर अगेन हाफ V0 I0 साइन टू ओमेगा टी, जब साइन टू ओमेगा टी का एवरेज निकालोगे इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इट मीन्स एवरेज पावर फॉर दी ओनली इंडक्टिव एंड ओनली कैपेसिटिव सर्किट के लिए 0 हो जाएगा। नाउ अल्टरनेटिंग करंट में ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने NCERT में शायद नहीं पढ़ा होगा, बट LR सर्किट अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने सर्किट को कनेक्ट किया है, ये आपको MCQ के लिए शायद हेल्पफुल हो सकती है। सो L R दोनों हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अगर LR सर्किट हमने बनाई तो L के लिए वोल्टेज का ग्राफ एंड करंट का ग्राफ कौन सी कंडीशन में होगा, कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, तब हमें यहाँ से इस ग्राफ से क्लियरली पता चलेगा। ये I की एक I के लिए एक एक्सिस के ऊपर हमने एक लाइन बनाई है, ये I का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। और हमने पता है जब भी रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस एंड करंट के रेजिस्टेंस वाली कंडीशन में पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में हमें रेजिस्टेंस भी मिलेगा, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस भी मिलेगा। सो इसीलिए VR एंड I सेम डायरेक्शन में, पर जैसे इंडक्टर कनेक्ट किया तो इंडक्टर का ग्राफ इस वाले ग्राफ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। इट मीन्स करंट एंड इंडक्टिव वोल्टेज के लिए हमारे पास फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। सो इस दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट हमने इस वाली डायरेक्शन में मिला और रिजल्टेंट makes an angle phi with current direction. So Z is equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जहाँ पे XC हमारे पास नहीं होगा बिकॉज कैपेसिटर इज एब्सेंट इन द सर्किट। सो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर एंड tan phi, अब इसी ग्राफ से हमें tan phi की वैल्यू भी मिलेगी। tan phi इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो VL अपॉन VR विच इज इक्वल टू IXL अपॉन IR विच इज इक्वल टू XL बाई R विच इज इक्वल टू ओमेगा L बाई R विच इज इक्वल टू 2πf L अपॉन R। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं।
और इस कंडीशन में एवरेज पावर होगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई मीन्स क्या होगा, हो जाएगा cos फाई हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर। नाउ CR सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर हमने इंडक्टर को निकाल के कैपेसिटर रखा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, और हमें ये एक कंडीशन पता है रेजिस्टेंस और VR के मतलब रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए I एंड V एक ही डायरेक्शन में होगा। सो इस डायरेक्शन में I, इसी डायरेक्शन में V, इससे 90 डिग्री फेज डिफरेंस डाउन, नेगेटिव साइड हमने रखा ये वाला VC वाला कंपोनेंट, मतलब पोटेंशियल इन कैपेसिटिव सर्किट, ये वाला एंगल हमने ले लिया फाई। सो इस वाले कंडीशन के लिए Z कितना हो जाएगा इम्पिडेंस, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1/ωc होल स्क्वायर। सो tan फाई इज इक्वल टू VC बाई VR। अगेन यहाँ से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट करेंगे, सो VC बाई VR विच इज इक्वल टू IXC अपॉन IR विच इज इक्वल टू XC बाई R विच इज इक्वल टू 1/ωc अपॉन R विच इज इक्वल टू 1/ωcR विच इज इक्वल टू 1/2πf इंटू C इंटू R। तो ये सारे कॉम्बिनेशन MCQ के लिए इम्पोर्टेंट। नाउ द लास्ट कॉम्बिनेशन LC सर्किट। अब L एंड C दोनों को हमने एक साथ कनेक्ट किया। अब इसमें कंडीशन ऐसी होगी कि Z इज इक्वल टू XL माइनस XC। इस वाली कंडीशन में XL इज ग्रेटर देन XC होगा, या फिर XC इज लेस देन XL, या फिर XL इज इक्वल टू XC। तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी अगर XC इज ग्रेटर देन XL देन I लीड्स द EMF 90 डिग्री। XC इज लेस देन XL होगा तब उस कंडीशन में I लेग्स द EMF V बाई 90 डिग्री। देन XL इज इक्वल टू XC होगा तब इम्पेडेंस हो जाएगा 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए कौन सी कंडीशन होगी, XL इज इक्वल टू XC विच इज इक्वल टू ω/L इज इक्वल टू 1/ωc। सो रेजोनेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का ये एक फार्मूला रहेगा जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके बेसिस पे आपको MCQ आ सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट LC, ये बेसिक फार्मूला। इसी टर्म से अगर हम ओमेगा फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ LCR सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, तीन कंपोनेंट हमने सीरीज में कनेक्ट किए। अब इस वाली कंडीशन में हमारे पास इम्पिडेंस होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट ω/L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर। सो tan फाई, इसी ग्राफ से हमने tan फाई निकाला तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ω/L माइनस 1/ωc अपॉन R एंड फेज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट ω/L माइनस 1/ωc अपॉन R। So last concept, power factor in an alternating current circuit, ratio of resistance to the impedance is known as power factor। ये हमारा LR सर्किट के लिए tan फाई इज इक्वल टू ω/L/R बट पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ω स्क्वायर L स्क्वायर विच इज इक्वल टू R/Z। तीनों कंपोनेंट के लिए आप इंडिविजुअली ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये सिंपल एक हमें राइट एंगल याद रखना है, कौन सा कंपोनेंट कौन सी पोजीशन पे होगा, इसके अकॉर्डिंग हम सारी क्वांटिटी कैलकुलेट, सारे सर्किट के लिए पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हम इसी सारे कंसेप्ट से MCQ स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 से। सो let us start first MCQ. If a current I given by I naught into sin omega t minus pi by 2 flows in an AC circuit across which an AC potential of E is equal to E naught sin omega t has been applied, then what will be the power consumption P in the circuit? अब इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले तो करंट की इक्वेशन गिवन है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड एसी पोटेंशियल है E नॉट साइन ओमेगा टी। इस दोनों इक्वेशन से हमें पता चलेगा यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा तब डायरेक्टली हम पावर फैक्टर लिख सकते हैं कॉस डेल्टा विच इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। अगर पावर फैक्टर 0 होगा इट मीन्स पावर भी 0 होगा। डायरेक्टली एक ही स्टेप से आप ये MCQ सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं हुआ तब हमें ये सारा ये पूरी मेथड हमें यहाँ पे
लिखनी होगी, ये पूरे मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू होगा। सो पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos डेल्टा cos पाई बाई टू विच इज़ इक्वल टू 0। मतलब वही चीज़ उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन करके दी है, बट आपको अगर ये क्लिक हो जाएगा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू, तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो नाउ MCQ number 2, a capacitor of 50 microfarad is connected to frequency 50 radian per second and potential 220 volt supply. The RMS value of current is dash। अब इस कंडीशन में हमें IRMS पूछा है, RMS वैल्यू ऑफ करंट, बट हमें कौन सी क्वांटिटी गिवन है। सो कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 50 माइक्रोफेराड, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 रेडियन पर सेकंड एंड पावर सप्लाई गिवन है 220 वोल्ट। सो डायरेक्टली हम कैपेसिटिव सर्किट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई XC which is equal to VRMS upon 1 upon omega C. So final formula will be omega C VRMS. So VRMS given 220, C means capacitance given 50 microfarad and omega given 50 radian per second. So 50 into 50 into 10 to minus 6 into 220 which is equal to 0.55 ampere. So IRMS value for this circuit, this capacitive circuit is 0.55 ampere, option number C. Now MCQ number 3. An alternating potential V is equal to V naught sin omega t is applied across a circuit. As a result, the current I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2 flows in it. The power consumed in the circuit per साइकिल। सेम MCQ जब हमने यह MCQ नंबर 1 सॉल्व किया था, अगेन V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू, सो पावर फैक्टर विल बी पाई बाई टू एंड द पावर इज इक्वल टू 0। सो नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन फॉर इट, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए V एंड I के बीच का फेज डिफरेंस। नाउ MCQ नंबर 4, इन LCR सर्किट द एनर्जी डिसिपेट्स इन। अब हमने ये एक थ्योरी कंसेप्ट देखा था कि जब भी हम रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट देखेंगे, हर कंडीशन में हमें एक चीज़ पता चलेगी कि ओनली R के लिए फेज डिफरेंस 0 होगा। अगर फेज डिफरेंस 0 होगा इट मीन्स कि पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। बाकी दोनों कंपोनेंट के लिए L और C के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू होगी। तो उस कंडीशन में कॉस डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0, इट मीन्स पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो अगर ये कंसेप्ट हमें पता है तो यहाँ से सीधा एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर C, R ओनली। नाउ MCQ नंबर 5, V and I are given by the following equation in AC circuit. V is equal to 100 sin 100t volt, I is equal to 100 sin 100t plus pi by 3 मिली एम्पियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिली एम्पियर, इट मीन्स 10⁻³ द पावर इन द सर्किट इज इक्वल टू डैश। ये ऑलमोस्ट ये बहुत सारे बच्चों की ये एक मिस्टेक होती है, मिली एम्पियर यहाँ पे नहीं देखेंगे तो 10⁻³ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो ये एक चीज़ आपको नोट करनी होगी, मिली एम्पियर गिवन है, सो 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस सर्किट में हमें पूछा क्या है, पावर इन द सर्किट। सो पावर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो पावर के लिए सबसे पहले V एंड I के बीच में हमें फेज डिफरेंस कितना मिला, सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाई 3। सो कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू हाफ। हमने कॉस डेल्टा की वैल्यू मिल गई, पावर फैक्टर की वैल्यू। अब डायरेक्टली पावर कैलकुलेट करेंगे, VM IM कॉस डेल्टा बाई 2 या फिर VRMS IRMS कॉस डेल्टा। यहाँ पे हमें VM एंड IM गिवन है, इसलिए हम डायरेक्टली VM IM कॉस डेल्टा बाई 2 ये फॉर्मूला यूज़ किया। सो VM इज गिवन 100, current is given 100 milliampere, it means 10⁻³ cos delta half and divide by 2. So final answer will be 2.5 watt. Now MCQ number 6, a capacitor of 250 microfarad is connected in parallel to a coil of inductance 0.16 millihenry which its effective resistance is 20 ohm.
डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं। पैरेलल कंडीशन के लिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला याद रखना होगा जो हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था, बट आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ये फॉर्मूला यूजफुल हो सकता है। सो अभी के लिए हम इसका प्रूफ अवॉइड करते हैं, सिर्फ आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दी कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस, ये दो मतलब हमने दो कंपोनेंट पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा एफ आर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ से कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है, 250 माइक्रोफेराड कैपेसिटर गिवन है, कॉइल के लिए इंडक्टेंस भी गिवन है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम। इट मीन्स हमने एल सी आर तीनों वैल्यू यहाँ पे गिवन है। सो डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 अंडर रूट 1/L इंटू सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल। सो फाइनल आंसर विल बी 8 × 10⁵ हर्ट्स। तो ये MCQ यहाँ पे इंक्लूड करने का मेन रीज़न, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कोई फार्मूला डायरेक्टली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से याद रखना होगा जो हमने कंसेप्ट में ऐड नहीं किया, तो यहाँ से आपको ये एक नया फार्मूला मिलेगा जिसको आपको कंसेप्ट में ऐड करना है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी 8 × 10⁵ हर्ट्स। नाउ MCQ नंबर 7। The self-inductance of the motor of an electric fan is 10 Henry. In order to impart maximum power at 50 Hz, it should be connected to a capacitance of dash. अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फैन होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगी जिसके साथ हमने इंडक्टर कनेक्ट किया है 10 हेनरी का, हम उसको पावर के लिए मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज होगी। सो अगर ये मोटर मैक्सिमम पावर बना सकती है तो इसके लिए हमें इसके साथ कितना कैपेसिटेंस कनेक्ट करना होगा। सो सबसे पहली चीज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का अगर हमें फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट LC। यहाँ से एक चीज़ पता होगी, अगर हमने इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस पूछा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं F इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट LC। अगर दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया तब फॉर्मूला बनेगा F स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4π² L इंटू सी। तो यहाँ से C को सब्जेक्ट बनाया 1/4π² L F स्क्वायर। सो ये हमारे पास कैपेसिटेंस के लिए फाइनल फार्मूला होगा C इज इक्वल टू 1/4π² L F स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी गिवन है, तो L मतलब इंडक्टेंस गिवन है, 4π², 4 × π² कांस्टेंट वैल्यू, L मीन्स इंडक्टेंस 50², F मीन्स फ्रीक्वेंसी 10। सॉरी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 और L इंडक्टेंस गिवन है 10। सो फाइनल आंसर विल बी 0.00001014। इट मीन्स 1 × 10⁻⁶ farad which is equal to 1 microfarad. So final answer will be option number A, 1 microfarad. Now MCQ number 8. This one is important MCQ. A fully charged capacitor C with initial charge Q0 is connected to a coil of self-inductance L at t is equal to 0, at which time the energy is stored equally between the electric and the magnetic field. कौन से टाइम पे, कौन से मोमेंट पे इलेक्ट्रिकल स्टोर्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड एनर्जी, इट मीन्स हमने कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वही एनर्जी इंडक्टर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी इक्वल कौन से मोमेंट पे होगी ये हमें पूछा है। सो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा। अगर हमारे पास इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बेस पे एक सर्किट होगी और हमने मान लिया कि कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Q0 cos ω t। अब दोनों एनर्जी हमें इक्वल थी, इट मीन्स हाफ Q² C मतलब Q²/2C ये हमारे लिए फॉर्मूला होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो हाफ इंटू हाफ Q0² C।
in the both field energy is the same, hence energy of capacitor becomes half of the total energy। अगर हमने दोनों एनर्जी इक्वल दी है इट मीन्स टोटल एनर्जी से हाफ एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी। तो इसलिए हमने इसका भी एक हाफ कर लिया, हाफ इंटू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, वेर क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई रूट टू। ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या निकाला कि क्यू नॉट बाई रूट टू विच इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के LHS में हमने क्यू की वैल्यू पुट की है क्यू नॉट बाई रूट टू। सो क्यू नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू क्यू नॉट cos omega t. So cos omega t is equal to 1 by root 2. Therefore omega t is equal to pi by 4. So t is equal to pi by 4 into omega. अब इसी क्वेश्चन को आप अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन में L और C के टर्म में आंसर दिया है तो आप ओमेगा के टर्म में डायरेक्टली लिख सकते हो, ओमेगा की प्लेस पे 1/√LC। तो आपका फाइनल आंसर होगा pi by 4 into √LC। अगर आपको टाइम पीरियड कैपिटल T के टर्म में अगर आंसर आपको पूछा गया होगा तब आपको आपके पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो सकता है। फॉर एग्जांपल T हमें गिवन है पाई बाई 4 इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 2 पाई बाई टी। सो हमारे पास ये पाई से पाई कट हो जाएगा तो फाइनल आंसर मिलेगा T/8। सो ये 2-in-1 MCQ हो गया। अगर आपको टाइम पीरियड के टर्म में MCQ पूछा जाएगा तो आपको ये वाली मेथड करनी होगी, सिर्फ ओमेगा को 2π/T में कन्वर्ट करना होगा, तब हमारे पास फाइनल आंसर टाइम के लिए हो जाएगा T/8। और अगर आपको L एंड C के टर्म में आंसर पूछा गया होगा तब हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा pi/4 सो इसीलिए ये MCQ इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाउ MCQ नंबर 9। When 100 volt DC is applied across a coil, a current of 1 ampere flows through it. When 100 volt AC of frequency 50 Hz is applied to the same coil, only 0.5 ampere current flows through it. The self inductance of coil is dash। अब इस कंडीशन में हमने एक कॉइल को फर्स्ट टाइम DC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, तब हमने देखा उस कॉइल से 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। सेकेंड टाइम उसी कॉइल को हमने 100 वोल्ट AC सप्लाई के साथ जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज उसके साथ हमने कनेक्ट किया, तब हमें करंट मिली 0.5 एम्पियर थ्रू द कॉइल। तब इस कंडीशन में हमें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैलकुलेट करना है। सो फॉर DC V इज इक्वल टू IR, डायरेक्टली ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस मिला 100 ओम। फॉर AC अगर हमारे पास रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर दोनों एक ही सर्किट में गिवन होगा तब इस कंडीशन में इम्पिडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा √R² प्लस XL²। सो V इज इक्वल टू I इंटू Z हो जाएगा। सो इस कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 100 विच इज इक्वल टू I की वैल्यू गिवन है 0.5 इंटू Z इज गिवन R² प्लस XL²। सो 100 इज इक्वल टू 0.5 मीन्स 5/10 इंटू स्क्वायर रूट 100² प्लस XL²। अब इसी कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इसके बाद XL को 2πf इंटू L में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम फाइनली इसके लिए L की वैल्यू मतलब इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बट आपको ये सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। सो ये स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर रूट निकल के 100² प्लस XL² हो गया। इसी कंडीशन से XL² निकाला 300², 3 इंटू 100²। सो XL इज इक्वल टू √3 इंटू 100, इट मीन्स ये हो जाएगा 173। देन XL के प्लेस पे डायरेक्टली हम 2πfL यूज़ कर सकते हैं। सो 2πfL इज इक्वल टू 100 इंटू √3। इसी कंडीशन से L को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फाइनल आंसर होगा 50√3/π इंटू f। अब फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 50, पाई की वैल्यू 3.14। तो अगेन
ये फाइनल टर्म आ जाएगा √3/π। ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, या फिर √3/3.14। इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर होगा 0.55 हेनरी। सो फाइनल आंसर हमारा 0.55 हेनरी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ MCQ नंबर 10, वन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L Henry is connected to an AC source, then the current flowing through the inductor I is equal to dash। अब यहाँ पे सिर्फ हमें इंडक्टर किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड दिया है। इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी हो जाएगी ओनली इंडक्टर सर्किट, ओनली एल सर्किट। ओनली एल सर्किट के लिए हमें करंट पूछा है, तो करंट की वैल्यू वोल्टेज से बिहाइंड होगी। इट मीन्स कि इस कंडीशन में वोल्टेज लैग करेगा, करंट वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। इसलिए पहले तो ऑप्शन +π/2 वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इंडक्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, ω/L। सो ω/L इट मीन्स कि I इज इक्वल टू V/R। तो ω की वैल्यू, ω/L की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइड बाई मतलब डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो इस वाले दोनों ऑप्शन को चेक कीजिए। यहाँ पे -π/2 दोनों में पॉसिबल है, मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में ω/L की वैल्यू हमें चाहिए। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये होगी V0/ω/L sin ωt -π/2। सो ऑप्शन बी इज द correct answer. Now MCQ number 11. A primary of transformer has 100 turns and secondary has 500 turns. If input voltage 20 volt and frequency 50 Hz, so the output voltage and frequency are dash। अब इस कंडीशन में हमें प्राइमरी कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। इनपुट पोटेंशियल, इनपुट वोल्टेज भी गिवन है 20 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हमें आउटपुट पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट में रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर तो हमारा अनचेंज रहेगा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज। सो अगर आप यहाँ से ऑप्शन भी चेक करोगे तो ऑप्शन बी एंड सी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों में फ्रीक्वेंसी 50-50 गिवन है। सो ऑप्शन ए एंड डी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा। सो N1/N2 इज इक्वल टू E1/E2। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सो E2 इज इक्वल टू E1 इंटू N1/N2 विच इज इक्वल टू 200 वोल्ट। सो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 200 volt and 50 Hz frequency. Now MCQ number 12. The number of turns in the primary and the secondary coils of a transformer are 1000 and 3000 respectively. If 80 volt AC is supplied to the primary coil of the transformer, then the potential difference per turn of the secondary coil would be dash। अब इस कंडीशन में हमें प्राइमरी कॉइल के लिए पोटेंशियल, नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों गिवन है। हमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न फॉर द सेकेंडरी, मतलब हमें E2/N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले N1, N2 एंड E1 ये तीनों चीज़ गिवन है। हमें पता है प्रीवियस MCQ से कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। सो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E2/E1 इज इक्वल टू N2/A1। सो E2 इज इक्वल टू 240 वोल्ट। अब हमें पूछा है पोटेंशियल पर टर्न, इट मीन्स E2/N2 240/3000। सो फाइनल आंसर विल बी 0.08 volt। So correct option is option number A 0.08 volt। Now MCQ number 13. The phase difference between current and voltage in LCR circuit is π/4 radian. If frequency of AC voltage source is 50 Hz, L is equal to 2 Henry and R is equal to 10 ohm, then capacitance C is equal to dash। अब इस कंडीशन में हमें L, R ये दोनों कंपोनेंट गिवन है, हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स LCR सीरीज सर्किट गिवन है। अब इस कंडीशन में हमें फेज डिफरेंस भी गिवन है π/4 रेडियन। फ्रीक्वेंसी फॉर द AC सोर्स इज 50 हर्ट्ज। सो C की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अगर XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिल सकती है तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे
फेज डिफरेंस गिवन है, तो फेज डिफरेंस फॉर द LCR सीरीज सर्किट का फॉर्मूला क्या होगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई आर। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला। ये वाले ट्राइंगल को आप यहाँ से डेल्टा, इस वाले ट्राइंगल वाली मेथड से आप ये XL माइनस XC बाई आर ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये वाला टर्म होगा XL माइनस XC, ये वाला टर्म होगा R। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। tan डेल्टा इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई आर, tan 45 इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई आर। सो यहाँ से हम XL माइनस XC इज इक्वल टू R ये एक फॉर्मेट ला सकते हैं। सो ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू R। सो यहाँ से C को सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ से हमने C को सब्जेक्ट बनाया तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा L माइनस R। अब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं दी, सो हम ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे 2πf में इंटू ब्रैकेट 2πfl माइनस R। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें फाइनल आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बट हम अगर प्रॉपरली इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से यूज़ करेंगे तब आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/194052, विच मीन्स C इज इक्वल टू 5.1 माइक्रोफेराड। सो correct option will be option number B, 5 microfarad. Now MCQ number 14. In a step down transformer dash increases. अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास जो थियोरेटिकल नॉलेज है इससे हमें पता चलेगा करंट की वैल्यू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इंक्रीज होगी बट पोटेंशियल की वैल्यू मतलब वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी। नाउ MCQ नंबर 15। अब ये लास्ट MCQ होगा इस लेक्चर के लिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर LCR AC सीरीज सर्किट इज डैश। अब LCR सीरीज AC सर्किट के लिए हमें फेज डिफरेंस पूछा है, तो इसके लिए अगर हमारे पास तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए, अगर इसके अंदर ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा या फिर ओमेगा L लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, तो मैक्सिमम कौन सी रेंज हमारे पास हो सकती है, या फिर ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C भी हो सकता है। 3 डिफरेंट कंडीशन के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, तो हमें अलग अलग फेज डिफरेंस मिल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम तक। सो हमने देखा कि इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा तब फेज डिफरेंस 0 मिलेगा। अगर ओमेगा L ग्रेटर देन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C मिलेगा तब +π/2, और ओमेगा लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C मिलेगा तब -π/2। सो हमारी रेंज 0 से स्टार्ट होगी +π/2 तक और -π/2 तक। सो बिटवीन 0 to + or -π/2 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के बाकी के MCQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।